देखो कैपेसिटर में हम लोगों ने अभी तक कितने टाइप्स के कैपेसिटर हैं वो देख लिया है। ठीक है, कैपेसिटर्स को अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग चार्जेस कैसे अपीयर होंगे, चार्जेस डिवाइड कैसे होंगे, ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर हैं सर्किट में तो उनके ऊपर चार्जेस किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बैटरी वर्क डन कितना होगा, और उस चार्जिंग के दौरान डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी, तो वो हीट जनरेट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। और सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी कंटिन्यूअस चार्जेस के केस में वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब इसमें कैपेसिटर में आगे बढ़े अगर हम लोग, तो नेक्स्ट हमको एक पॉइंट स्टडी करना है। तो पहले हेडिंग पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक ऐसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो मटेरियल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंडक्टर एंड अनदर वन इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना। कंडक्टर को हम कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टाइप का एक फिनोमेना होता है जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है। तो अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, इंसुलेटर में क्या होगा उसी तरह से। तो इंसुलेटर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। मतलब उनकी हम थोड़ा डीप स्टडी करते हैं तो उनको हम डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में डिवाइड करते हैं। बट एज फार एज अभी हम लोगों के लेवल पे हम लोग अगर बोले तो हम बोल सकते हैं कि मटेरियल दो टाइप के हैं, एक हो गया कंडक्टर्स वाली कैटेगरी में और दूसरे इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स जिनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जरा देखना कि डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से डिफरेंस है। तो हम लोग है क्या कि डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग दो टाइप का डिफाइन करते हैं। देयर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। जिसमें से पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर। तो देखो ये पोलर और नॉन पोलर ये नाम भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ा है जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेम वैसे ही वही चीज हमें यहाँ पे भी देखनी है। पोलर एंड नॉन पोलर में डिफरेंस क्या है। पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल होता है। करेक्ट। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक तरह से डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल वैसे ही वही डाइपोल जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया था। उसके एक एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और एक एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल वो एक तरह से एक डाइपोल की तरह काम करेगा। करेक्ट। एंड नॉन पोलर में डाइपोल नहीं बनते हैं क्यों भाई। यस सर, जीरो होता है। यस। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पोलर में क्या होगा, जैसे इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं तो प्लस माइनस, तो ये एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल होगा और पोलर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और उनके स्लाइटली डिस्प्लेस होने की वजह से ही इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो डिस्प्लेस नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस नहीं होगा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। और या ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। ठीक है। इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि भाई जैसे पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है न्यूक्लियस पे, तो इसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज है
वो नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। तो अगर नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही जगह हो गए, और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो इसी बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखो जैसे अगर हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक का केस लें, मतलब अब अगर हम लोग स्टडी करें इसको बड़े लेवल पे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है, तो ये डायग्राम हो गया एक तरह से पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तुम ध्यान से देखो तो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हम इसमें ये बात करें कि अगर हम कोई सर्टेन वॉल्यूम लें, ठीक है ना, सपोज हमने एक सर्टेन वॉल्यूम लिया, तो इस वॉल्यूम के अंदर व्हाट अबाउट नेट डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या जीरो आएगी? यस सर। अभी हमने यस सर। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अभी हम बस स्टडी कर रहे हैं कि नॉन पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगर हम एक पूरे के पूरे वॉल्यूम को स्टडी करें, किसी सर्टेन वॉल्यूम को, तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। इसका क्या रीजन लिखेंगे? तो इसका रीजन हम लोग ये लिख सकते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट is zero in any certain volume as they are randomly arranged। मतलब इनका कोई अलाइनमेंट नहीं है, सारे मॉलिक्यूल अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में है, किसी के ऊपर कोई भी फोर्स या उस तरह का कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में जीरो है। ठीक है, हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए बोल रहे हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी अभी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो नहीं किया है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा पोलर का जीरो आ रहा है, तो नॉन पोलर का, तो नॉन पोलर का तो वैसे ही जीरो होगा क्यों भाई, पोलर का तो जीरो है ही है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का तो वैसे ही जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? तो नॉन पोलर के केस में जब इंडिविजुअली यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो सेम आ रहा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पे कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट किसी भी सर्टेन वॉल्यूम में नहीं आएगा। इसका मतलब भले ही मटेरियल दो टाइप के हैं, materials there are two types, polar dielectric and non-polar, but still in absence of external electric fields behavior of both types of dielectric is same। दोनों का बिहेवियर सेम आ रहा है, दोनों की वजह से कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट किसी भी वॉल्यूम में नहीं है। ठीक है ना, तो बोर्ड में थ्योरी वगैरह में पूछने को आ सकता है कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब इसमें क्या है कि जब हम सपोज पोलर डाइलेक्ट्रिक को व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो अब बताओ, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्योरी में पढ़ रखा है कि अगर हम कोई डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल का बिहेवियर क्या रहेगा? When a dipole is kept in an external electric field, तो उस डाइपोल के ऊपर सपोज अगर हम मान लें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। करेक्ट, वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पे आना चाहेगा। ठीक है, अब देखो ये फ्री डाइपोल तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि एक टेंडेंसी जरूर आएगी रोटेशन की, यानी हर एक डाइपोल जो है वो अपने मोस्ट स्टेबल वाले पोजीशन में जाना चाहेगा, और मोस्ट स्टेबल पोजीशन तब होती है जब पी वेक्टर ई वेक्टर के डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ईच डाइपोल ट्राइज टू align, each dipole tries to align
itself such that P vector is along E external vector. ठीक है, क्यों ऐसा है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन डाइलेक्ट्रिक्स का जो बिहेवियर है आफ्टर प्लेसिंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कुछ इस तरह का आएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अलाइन ही हो गए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर एक में थोड़ा बहुत रोटेशन जरूर आएगा। और ध्यान से देखो तो राइट साइड में थोड़ा पॉजिटिव बढ़ेगा और लेफ्ट साइड में थोड़ा नेगेटिव बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां का, ऐसे बोल सकते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, एक पोलराइजेशन लाइट का भी होता है, तो वो पोलराइजेशन अलग है, ये पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक्स का। तो पोलराइजेशन से मतलब यही है when each dipole tries to align itself in the direction of external electric field, that is stable equilibrium। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में जरा सोच के बताना, मैं सिचुएशन दे रहा हूं तुम बताना। सपोज इसमें क्या था कि जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो ऐसे सोचो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है उसका सेंटर और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही जगह था, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। अब हमने सपोज क्या किया है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो भले ही ये नॉन पोलर है, इसमें पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह थे, लेकिन अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह आ जाएंगे, लेफ्ट पे डिस्प्लेस होते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट में जरूर डिस्प्लेस होगा। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, and this is also polarization of डाइलेक्ट्रिक। तो अब क्या है कि अगर फाइनल सिचुएशन तुम देखो, तो फाइनल सिचुएशन इसकी इस तरह से हो जाएगी कि इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया है, और इन सारे डाइपोल्स का भी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया है। तो अल्टीमेटली फाइनल पोजीशन में दोनों टाइप के, मतलब इनिशियली दोनों अलग अलग थे, डाइलेक्ट्रिक पोलर अलग है, नॉन पोलर अलग है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो फाइनल सिचुएशन दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम आ रही है। फाइनल सिचुएशन में दोनों के डाइपोल्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि पॉजिटिव साइड, राइट साइड में तुम देखोगे तो पॉजिटिव थोड़ा बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो नेगेटिव थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये इसकी सिचुएशन है। ठीक है ना, तो फाइनल सिचुएशन एक तरह से बोला जाए तो दोनों के लिए ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के लिए फाइनल सिचुएशन इज सेम। फाइनल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट identical for both types of dielectrics। Final situation is same for both types of dielectrics। इसमें एक काम करते हैं, डायग्राम कैपेसिटर का है इसलिए ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं।
ठीक है। तो अब क्या है कि इसका एक साइड अगर हम स्टडी करें इधर का और एक साइड इधर का स्टडी करें, तुम ध्यान से देखो क्या इस तरफ कुछ पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ कुछ नेगेटिव आ जाएगा। अगर याद करो तो कंडक्टर में भी ऐसा ही हो रहा था। कंडक्टर में क्या हो रहा था कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा बना हुआ है डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन तब तक शिफ्ट होते रहेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर जीरो नहीं हो जाता। हाँ, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो प्लस आया है, लेट्स से वी कॉल इट सिग्मा पी, और इसको बोल देते हैं माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी स्टैंड्स फॉर पोलराइज्ड चार्ज, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। मतलब ये जो उसके एक फेस पे अपीयर होगा ये हुआ है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो एक तरफ प्लस सिग्मा पी आ रहा है और एक तरफ माइनस सिग्मा पी आ रहा है। तो देखो इस प्लस सिग्मा पी और इस माइनस सिग्मा पी की वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जनरेट होगा लेफ्ट साइड में, और उसको हम लोग बोल रहे हैं ई पी, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोल देते हैं ई एक्सटर्नल, इसको बोल देते हैं ई एक्सटर्नल। ध्यान से देखो पोलराइजेशन की वजह से जो जनरेट हो रहा है वो ईपी है और एक्सटर्नल, तो ईपी की जो वैल्यू होगी वो ई एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो पाएगी क्योंकि ये इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर के केस में उतना ही जनरेट हो जाता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ रिड्यूस जरूर हो जाएगी बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside dielectrics, inside dielectric। तो देखो अगर हम वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं तो वेक्टर इक्वेशन में तो ऐसे ही लिखेंगे कि ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई पी वेक्टर। क्यों भाई, वेक्टर इक्वेशन में तो ऐसे ही लिखेंगे, वो तो हमें मालूम है कि ई एक्सटर्नल और ई पी ऑपोजिट हैं। तो जब हम मॉड लिखेंगे कि मॉड ऑफ ई नेट क्या होगा, मॉड ऑफ ई नेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई एक्सटर्नल माइनस मॉड ऑफ ई पोलराइज्ड, ठीक है। और एक पार्ट इसमें हम लोग डायरेक्ट लेंगे, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के, ठीक है, वेयर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होके थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। इतना ये वाला पार्ट जो है ये नहीं प्रूफ किया है, ये ऐसे ही बोल दिया है। और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज लीनियरली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाद में वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, और के की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली 1 से बड़ी है, के की वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी है। तो उस केस में वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी पहले वाली वैल्यू से, तो रिड्यूस हो जाना चाहिए था, ये तो हमको आइडिया लग ही गया है। अब ये ना कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मतलब बहुत सारे टाइप के और भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक में भी और सारे टाइप हैं। तो क्या है कि ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है ना 1/k, दिस इज फॉर लीनियरली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, मतलब और भी पावर हो सकती है, यहाँ कोई और पावर हो सकती है, के स्क्वायर हो सकता है, के क्यूब हो सकता है, बट हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ यही वाला केस है लीनियरली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमको ध्यान रखना है, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन के।
इस एक्सप्रेशन में हम ये मॉड हटा भी सकते हैं क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ध्यान से देखो तो सेम ही डायरेक्शन में आएंगे। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना नहीं होगा जितना एक्सटर्नल है, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करके ये वाली जो लिखी है, अगर हम ईपी की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को यूज करके अगर हम ईपी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो यहां से नीचे लिखते हैं ऑल्सो, देखो यहां से आएगा मॉड ऑफ ईपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई एक्सटर्नल और उसमें माइनस कर दें मॉड ऑफ ई एक्सटर्नल अपॉन के। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ई एक्स टी एंड ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। तो ये भी याद रख सकते हो कि जो पोलराइज्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो पोलराइज्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के होगा। डायरेक्शन के साथ अगर हम लिखें ये वैल्यू तो पोलराइज्ड का डायरेक्शन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो वहां पे एक माइनस लगा सकते हो, तो यही विथ डायरेक्शन भी काम करेगा ये वाला एक्सप्रेशन। देखो यहां तक कोई डाउट है तो थ्योरी में इतनी चीजें पूछ सकता है बस कि पोलराइजेशन कैसा प्रोसेस है, डाइलेक्ट्रिक कौन कौन से टाइप के हैं, डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या प्रोसेस हो रहा है, और फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना है। तो फॉर लीनियरली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स इट इज external electric field before placing dielectric divided by K, where K is a dielectric constant. इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोगों ने एक और नाम दिया था ना पहले, तो भाई इसी को हम लोग बोल दिया था, इट वाज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा था हम लोगों ने, ये जो सबसे पहले लिखा है, ये तो एक तरह से रिजल्टेंट लिखा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर एडिशन में तो हमेशा हम यही लिखते हैं, मतलब वेक्टर्स का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम सिंपली लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं वो उनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, तो ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन राइट में है और ई पोलराइज का डायरेक्शन लेफ्ट में है। तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इसीलिए ये वाले एक्सप्रेशन में माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, यहां तो हम हमेशा ही प्लस ही बोलेंगे कि वेक्टर्स का हमेशा हम लोग एडिशन करते हैं, मतलब रिजल्टेंट निकालते हैं, बट एक्चुअली वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे ई एक्सटर्नल और ई पी ऑपोजिट है इसलिए, और इसीलिए यहाँ पे भी हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ये तो मैग्नीट्यूड के लिए वैलिड था, बट अगर विद साइन लिखना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैपेसिटर में हमें क्या क्या काम आएगा इसका। तो सबसे पहले तो हमें एक रिजल्ट ये ध्यान रखना है कि सपोज अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है देखना पहले। तो सपोज ये कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच में हम लोग सपोज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं। ठीक है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब भी तुमको दिया होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी साथ ही साथ मेंशन होगा। तो मान लेते हैं कि के इसका कांस्टेंट है, देखो यहां तक। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इस प्लस की वजह से, अब तुम ध्यान से देखो तो
बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बाहर का, अगर हम इसका ये ए मान लें, तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक कितना रहा होगा? बिफोर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक कितना रहा होगा? तो बिफोर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक रहा होगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रहा होगा। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होगा, ध्यान से देखना। तो इस सरफेस पे भाई देखो, ये जो प्लस लिखा हुआ है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू एक तरह से इस प्लेट पे रहेगा, इसके राइट साइड वाली सरफेस पे, और ये माइनस जो है इस सरफेस पे रहेगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और इसके सामने यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और उसको हम लोग बोल रहे हैं माइनस क्यू पी, क्यू पोलराइज्ड। और इधर की तरफ इसमें प्लस आएगा, हालांकि जो क्यूपी की वैल्यू होगी वो क्यू से कम होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन हाँ पोलराइजेशन की वजह से जो डाइपोल्स अलाइन होंगे उनकी वजह से एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से बताना कि व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर निकाल रहे हैं फील्ड, समझ लेना, पी पॉइंट पे सपोज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इसी चीज को अगर हम लोग क्यू और क्यूपी से निकालें, तो ये जो सिस्टम तुम्हारे सामने बना हुआ है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्लेट और एक ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर प्लस का Q माइनस क्यूपी चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस का Q माइनस क्यूपी चार्ज है। तो इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? भाई मैंने क्या किया है, हमको मालूम है ना कि इन दोनों को एक साथ कर दिया है, इन दोनों को एक साथ कर दिया है, और Q की वैल्यू QP से बड़ी है, तो एक साइड में चार्ज हो जाएगा Q माइनस क्यूपी और दूसरे साइड पे चार्ज हो जाएगा उतना ही माइनस का, माइनस ऑफ Q माइनस क्यूपी। तो इन दोनों की वजह से P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए? तो इन दोनों की वजह से निकालेंगे तो आएगा Q माइनस क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुम इसको Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करोगे तो देखो यहाँ से तुम्हें QP का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, QP इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन के। तो इसकी जरूरत हमें कभी पड़ सकती है कि डाइलेक्ट्रिक में सामने कितना चार्ज पोलराइज हो रहा है। हालांकि ये वैसे ही फॉर्मूला आया जो ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, देखो तो ये और ये एक जैसा ही है। ठीक है ना, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना चार्ज पोलराइज हो रहा है, दैट्स इट। एक साइड पे कितना प्लस है, एक साइड पे कितना माइनस है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब ये जो रोटेशन हुआ, डाइपोल्स का रोटेशन बोलो या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो, इसकी वजह से हम लोग इधर प्लस और इधर माइनस ले रहे हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं ले रहे हैं, मतलब बीच में कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ऐसा कैसे हो रहा है? बताओ। कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी तो बता ही सकता हूँ मैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे मुश्किल होता है। अब देखो जैसे हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस तरह से प्लस चार्ज
ठीक। और सपोज ये माइनस चार्ज है, अब इसमें देखना कि पहले क्या था, पहले प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर थे, ठीक है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर थे, या कह लो कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा, माइनस थोड़ा लेफ्ट में जाएगा, प्लस थोड़ा राइट में जाएगा। तो जब माइनस थोड़ा लेफ्ट में गया और प्लस थोड़ा राइट में गया तो सिचुएशन इस तरह की बन गई। तो हो क्या रहा है कि बीच वाले पोर्शन में कोई भी चार्ज नहीं है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। तो ये जो प्लस आ गया है और ये जो माइनस आ गया है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोलराइज चार्ज। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक। तो एक ये रिजल्ट याद रखना जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है। अच्छा, कैपेसिटर में ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट और नोट कर लो कि कई सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर कंसीडर करेंगे तो व्हेन मीडियम इज filled with homogeneous linearly polarized dielectric with constant K, then we can replace, नीचे लिख देंगे अपसाइलन को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग अपसाइलन नॉट इनटू के से, ठीक है। मतलब कई सारे फॉर्मूले हैं जहां पे अपसाइलन आता है, अगर वही सेम सिचुएशन हमारी किसी और मीडियम में चली जाए तो उस केस में हम लोग सीधे सीधे अपसाइलन को रिप्लेस कर देंगे अपसाइलन नॉट से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ कहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें मॉडिफाइड गॉस लॉ लिखना हो तो गॉस लॉ हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था वैक्यूम के केस में। अब सपोज करो कि वही की सारा का सारा सब हम लोगों ने वहां पे फिल कर दिया, सपोज डाइलेक्ट्रिक के, तो वही गॉस लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन, अब पहले वहां एप्सिलॉन नॉट लिखते थे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जैसे एनर्जी डेंसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो अभी हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं याद दिलाऊं, वहां पे बता चुका हूं मैं ऑल दो, कूलम्स लॉ के केस में जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक सपोज खाली Q1 Q2 लिख दो, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स 1 2 पे और 2 1 पे जो लगा रहा है, ये फोर्स हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही रहेगा। मतलब बाई 1 ऑन 2 एंड बाई 2 ऑन 1 कोई भी फोर्स चेंज नहीं होगा। तो अगर हम ये मीडियम फिल कर दें, इफ मीडियम इज फिल्ड with
dielectric K, if medium is filled with dielectric K, तो net force acting on any of these two charges becomes 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q1 Q2 upon R square। तो इस बात का ध्यान रहे, ये पॉइंट वैसे वहां पे आया था तो मैंने वहां पे भी बता दिया था, बट अभी फिर से कहीं आ सकता है तो फिर से सुन लो। कभी भी एक पर्टिकुलर चार्ज का दूसरे पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फोर्स हमेशा सेम रहेगा। तो होता क्या है कि जब हम ये पूरा का पूरा मीडियम सपोज अगर हम K से भर देंगे, तो K से फिल करने से क्या होगा कि इस मीडियम में भी डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, इस मीडियम में खुद भी चार्ज आ जाएगा, तो वो चार्जेस भी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएंगे। तो ये जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है, ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है सारे के सारे फोर्सेस का। सारे के सारे फोर्सेस का मतलब है कि Q2 का भी Q1 पे, और जो अलाइन हुए हैं सारे के सारे, मतलब जो पोलराइज हुए हैं उनका भी फोर्स, सारा मिला के ये नेट फोर्स है, तभी इसको नेट बोल रहे हैं। बट 1 और 2 के बीच में फोर्स हमेशा ये रहेगा। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हमने एक जैसा भरा हुआ है, ऐसा नहीं छोड़ा है कि कहीं पे भरा है कहीं पे छोड़ दिया है, यूनिफॉर्मली पूरे को फिल किया हुआ है। मतलब हम जब भी के एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा मीडियम फिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्शियली फिल कर दिया है। पार्शियल वाले केस के लिए वैलिड नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड के लिए है, तो इसलिए होमोजीनियस लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं फिर हम लोग कैपेसिटर में वापस, एंड पॉइंट नंबर 3 में लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। होता क्या है कि कैपेसिटर प्रैक्टिकली जब हम लोग यूज करते हैं तो उनके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम नहीं रहता है, हम उनके बीच में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। तो उस डाइलेक्ट्रिक को फिल करने के पीछे हमारा क्या पर्पज है, उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा ये बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये जो एयर वाला पार्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वहां पे तो डाइलेक्ट्रिक है नहीं, और इसी तरह यहाँ भी जो एयर वाला पार्ट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो दोनों, ये जो स्लैब है स्लैब के अंदर चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है स्लैब के अंदर, तो स्लैब के अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमने स्लैब इसके बीच में लगाई है, इस स्लैब की थिकनेस T है, ठीक है, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। अब हमें निकालना क्या है, अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें VA माइनस BB चाहिए, याद करो पुरानी बात। तो VA माइनस BB कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो VA माइनस BB को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि E जो पहले था दैट E मल्टीप्लाइड बाई D माइनस T, और जो E डैश है E डैश मल्टीप्लाइड बाई T। इस लाइन में कोई डाउट है किसी को, तो बताओ कैसे लिखा है। भाई जहां पे एयर है या कह लो जहां पे वैक्यूम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, तो उसमें हमने वही डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया है जितना डिस्टेंस वैक्यूम में है, और बीच वाले पोर्शन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है वहां पे हमने T का मल्टीप्लाई किया है। तो इससे हमको प्लेट A और प्लेट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो VA माइनस BB को लिख देते हैं डेल्टा V, ये वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T, और ये हो जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। तो यहाँ से अगर हम लोग
डेल्टा वी निकालें तो देखो ध्यान से क्या आएगा, क्यू अपॉन सी निकालने के लिए सब कुछ क्यू के नीचे ले जाते हैं, तो अगर क्यू के नीचे ले जाओगे तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट से, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये कैपेसिटेंस है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि टी की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर यहाँ पे डालते हैं हम, तो ये जो वैल्यू आ रही है निकल के, ये वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से ज्यादा आ रही है, मतलब जो पहले उसका कैपेसिटेंस था उससे इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है, तो इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करने से उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हेंस इफेक्टिव capacitance increases, effective capacitance increases। ये प्रूफ करने के लिए आता है कई बार बोर्ड्स में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी प्रूफ हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई डाउट है कहीं तो बताइए। नो सर। अब देखो इस केस में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक डाली है सपोज, तो अगर हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें फॉर्मूले को, कि लेट द स्पेस between plates is filled with multiple dielectric slabs T1, K1, T2, K2, and let's say up to Tn, Kn, then effective capacitance, गैस कर सकते हो क्या फॉर्मूला बनेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब हमको ये तो मालूम है कि ऊपर कुछ नहीं चेंज होना है, तो ऊपर तो ए एप्सिलॉन नॉट ही रहना है, अपॉन में जो कुछ होना है होना है। अभी हमने एक ही स्लैब डाली है, सिंगल टी सिंगल के, एक ही टी है एक ही के है, बट ऐसे सपोज करो कि कई सारी स्लैब्स डाल दी हैं, T1, K1, T2, K2, T3, K3, इस तरह से, तो इफेक्टिव चेंज क्या आएगा उस फॉर्मूले में? इसमें नीचे देखो, D minus T1 plus T1 upon K1 minus T2 plus T2 upon K2। मतलब D में से पहले माइनस हो रहा है वो टोटल थिकनेस, ध्यान से ऑब्जर्व करो तो, और फिर ऐड हो रहा है दैट थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना कैसे निकाला है। ठीक है, इसी तरह से इफ कैपेसिटर इज completely filled with dielectric, capacitor is completely filled with dielectric, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है, सपोज पूरा का पूरा जो थिकनेस है वो K से फिल्ड है,
तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी इस केस में एक तरह से टी की वैल्यू डी के बराबर हो गई है। इससे पहले वाला पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं, इस वाले पॉइंट में तो बताना। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, इस बार अगर तुम सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो आएगा निकल के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब उसको लिखेंगे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ध्यान से देखो तो ये के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सी इक्विवेलेंट होगा वो पहले वाले सी से सीधे सीधे के टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने सारा का सारा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है तो मतलब उसमें एयर छोड़ी ही नहीं है, वैक्यूम छोड़ा ही नहीं है। इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से। सपोज अगर हम ये बोलें कि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं लेकिन कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, D1 है, D2 है, K1 है, K2 है। तो इसका C इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, निकालो। K1 K2 D1 D2 प्लेट एरिया A, तो इसका कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा। A epsilon naught D1 upon K1 plus D2 upon K2. A epsilon naught upon D1 upon K1 plus D2 upon K2, correct. Yes. A epsilon naught upon D1 upon K1 plus D2 upon K2। ठीक है, अच्छा इसको तुमने फॉर्मूले से कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा इसी को करने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम इस कैपेसिटर के दो पार्ट कर दें, ठीक है, इस तरह से इसको बीच में से कट कर दें, तो एक कैपेसिटेंस निकल के आएगा C1 और एक कैपेसिटर निकल के आएगा C2। और इस केस में क्या होगा कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सीरीज में है, इसमें कोई डाउट। C1 की वैल्यू क्या होगी, तो C1 की वैल्यू होगी, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला कैपेसिटर फिल्ड कंप्लीटली विद डाइलेक्ट्रिक। तो अगर D1 थिकनेस का कैपेसिटर है और कंप्लीटली K1 से फिल्ड है, ठीक है, तो उसका C1 की वैल्यू बन जाएगी K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1, और इसी तरह से C2 बन जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। और क्योंकि C1 C2 सीरीज में है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ से अगर तुम C इक्विवेलेंट निकालोगे तो भी यही आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। देखो, तो एक छोटी सी बात है जो यहाँ पे तुम ध्यान रख सकते हो कि if we cut the capacitor volume parallel to plates of capacitor, then
the components C1 and C2 will be taken as सीरीज कॉम्बिनेशन। बताओ क्लियर है? और सपोज कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम लोग इस तरह से कट कर दें, मान लो जैसे ये ऊपर वाला ही कैपेसिटर है, इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। इस ऊपर वाले कैपेसिटर को अगर हम यहां से कट कर दें तो एक C1 ऊपर आएगा और एक C2 नीचे आएगा। तो इस केस में C1 C2 के बारे में क्या कहोगे? C1 C2 को पैरेलल पैरेलल में, मिलेंगे या सीरीज मिलेंगे? पैरेलल। पैरेलल मिलेंगे। ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि दोनों की एक तरफ की प्लेट एक साथ है और दोनों की दूसरी तरफ की प्लेट एक साथ है, तो इस केस में C1 C2 पैरेलल में बनेंगे। तो ये बात भी नोट कर लेना कि when we cut them perpendicular to their plates, then C1 and C2 formed are taken in parallel combination। तो ये एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखोगे तो आगे कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। क्यों ऐसा है ये तुम्हें क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, रीजन क्लियर है। अब तुम ये बात ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे आ चुके हैं इस तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने इसके बीच का जो स्पेस है उसको डाइलेक्ट्रिक से फिल करना है, ठीक है, और इसको फिल हमने इस तरह से किया है। ये इसका प्लेट ए और प्लेट बी हो गया है। ध्यान से देखना, इधर वाला स्लैब K1 है, ये K2 है और ये K3 है, ठीक है। इनके प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो 2D है और प्लेट एरिया जो है वो 2A है। और ये जो K1 और K2 में डिवाइड कर रहे हैं ये हाफ हाफ है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हाफ है यानी D है। और ये जो K2 और K3 का पोर्शन है, K2 और K3 का जो पोर्शन है ये भी हाफ हाफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं काम करता हूँ 3D फिगर बना देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आगे। सिचुएशन इस तरह से है ये, इस तरह से है ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो K2 और K3 फील्ड होंगे ये भी हाफ हाफ स्पेस में फील्ड है, मतलब देखा जाए तो पूरे वॉल्यूम का वो क्वार्टर पार्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया आएगा निकल के इतने एरिया में K2 है नहीं है, तो ये वाला एरिया A बन जाएगा इसी तरह से। तो इधर का भी हाफ है, ये भी हाफ है और इधर वाला भी हाफ है। तो इस सिस्टम का हमें जरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, बताओ क्या होगा? A epsilon naught upon D
multiplied by 1/2k1 plus 1/k2 plus k3. मतलब इसको कितने कैपेसिटर्स में डिवाइड किया? C1 C2 C3 में। Yes sir. और C1 C2 C3 में डिवाइड करने के बाद C2 C3 को Parallel. पैरेलल में लिया और फिर C1 के साथ Series. सीरीज में। देखो अभी जो किया है ना उसमें मिस्टेक हुई है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जब कैपेसिटर्स में, तो तुम इसको ऐसे समझो कि हम इसको 3 कैपेसिटर में डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 4 कैपेसिटर में डिवाइड करेंगे। इसको हम 3 में डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 4 में डिवाइड करेंगे। इधर C1, इधर C2, इधर C1 और इधर C2। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो करी है, तो अब नहीं करना आगे से। क्यों ऐसा है देखो बता रहा हूँ। एक्चुअली करना क्या था हमको कि ऊपर के जो C1 और C2 हैं, ऊपर के जो C1 और C2 हैं वो सीरीज में हैं, और नीचे के जो C2 और C3 हैं, C1 और C3 सॉरी, वो भी सीरीज में है, और उसके बाद उनका जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में आएगा। रीजन ये है कि तुम सोचो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, लेट्स से वी कॉल इट पॉइंट ए एंड वी कॉल इट पॉइंट बी। ये पॉइंट ए और बी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। मतलब ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन, ठीक है, अभी इसको हटा दो, इसका काम नहीं है, ठीक है। अभी ये जो लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने, ये वाली लाइन, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। मतलब ये पोर्शन और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो कि बीच में एक मेटल का प्लेट पड़ा हुआ है, सपोज ये बोल दे कि बीच में एक मेटल का थिन प्लेट पड़ा हुआ है, तो वो मेटल का प्लेट जो है वो सेम पोटेंशियल मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। फिर उस केस में तुम्हारा आंसर जो तुमने निकाला वो सही हो जाता। लेकिन बीच में कोई मेटल का प्लेट नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में बनेंगे, ये दोनों सीरीज में बनेंगे, और फिर ये कंबाइंड पैरेलल में बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम पोटेंशियल पे नहीं है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बहुत पहले ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ चुका है, काफी पहले आया था, मतलब पैकेज में भी है, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर ये जेई मेन में आया था, ऐसे ही सेम, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, और उसमें भी यही मिस्टेक कर रखी थी। मतलब इतनी कॉमन मिस्टेक है, तो फिर बाद में बोनस करना पड़ा उन्हें, ठीक है ना। ये दोनों सीरीज, sir. ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल हैं। तो अभी ये क्लियर है कि क्यों है पहले वाला प्रोसेस क्यों गड़बड़ हुआ? Yes sir. यस ठीक, तो अब इसमें देख लो, C1 निकल आएगा, C1 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, C2 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D, और C3 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D। तो इसके बाद अगर हम C इक्विवेलेंट निकालें तो हमारा C इक्विवेलेंट बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, ठीक है ना। अच्छा, कई बार इसमें पूछता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सिस्टम, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सिस्टम। What is equivalent dielectric of the system? What is equivalent dielectric of the system? तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने करंट वाले में भी निकाला था इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, तो हम क्या करेंगे कि सेम डायमेंशन का एक यूनिफॉर्म
कंडक्ट यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्लैब कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से जो सी निकल के आना चाहिए वो हमारे इस सी इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए, बस ये है। यानी ये जो सी इक्विवेलेंट हमने निकाला है इसको हम लोग लिख देंगे के इक्विवेलेंट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है ना। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको के इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तो तुम लोग निकाल लेना, ठीक है ना। देखो अगर कैपेसिटर के अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से सुन लो, अगर कैपेसिटर के अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली हमने उनको सेपरेट करके नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट कैपेसिटेंस। तो सेपरेट करने का तरीका ये है, अब लॉजिकली तो ये समझ में आता है कि एक कट हम ये लगा दें और एक कट ये लगा दें, तो इससे क्या होगा, 3 कैपेसिटर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मतलब ये वाला जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉइंट ए और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पॉइंट बी, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे वो तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि देखो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, और ये डिस्टेंस सेम है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग आएगा ही आएगा ना, डेफिनेटली, ठीक है ना। K2 और K3 को अगर देखोगे तो K2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, K3 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, लेकिन E इंटू डी की वैल्यू, डी तो दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए पॉइंट ए, यहाँ का पॉइंट ए और यहाँ का पॉइंट बी सेम पोटेंशियल पे नहीं है, तो इसलिए इनको हम 3 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हमें इनको 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक कट ये लगाएंगे और एक कट ये लगाएंगे, तो ये 4 कैपेसिटर हुए, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, ये वाला सर्किट बनेगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई डाउट और तो नहीं किसी को। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। प्लेट्स जो है वो स्क्वायर प्लेट्स हैं, सपोज एल क्रॉस एल का, और दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी है। सपोज ये वाला जो एज है ये x इक्वल टू 0 एज है, तो इधर वाला एज जो है वो x इक्वल टू एल हो जाएगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, इट इज गिवन एज x नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल। तो हमें निकालना है इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में सेम है हर जगह, मतलब एक्स पे हर जगह सेम आएगा। निकालो देखो, पीछे कुछ भी कोई डाउट है अभी तक जो बताया उसमें, तो फिर से बताओ।
देखो इस केस में ये बात तो समझ में आ गई है कि k अगर इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आधे में k1 भरा हुआ है, आधे में k2 भरा हुआ है। तो हम लोग यहीं से डिवाइड कर देंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में k चेंज हो रहा है उसके परपेंडिकुलर हम लोग कट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर्स निकलेंगे, यहाँ एक तरह से इनफाइनाइट कैपेसिटर्स निकालने पड़ेंगे हमको। इस तरह से हमें यहाँ पे इनफाइनाइट कैपेसिटर्स निकालने पड़ेंगे और फिर ये सारे के सारे कैपेसिटर्स किस में आएंगे। तो देखो ध्यान से, हम लोग जो कट लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू प्लेट लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेट अगर कट लगाएंगे तो जो कैपेसिटर्स निकल के आएंगे वो पैरेलल में होंगे। तो एक x पे जनरल वाला लें अगर, तो x पे dx विड्थ का ये एक कैपेसिटर ले रहे हैं हम लोग, देखना ध्यान से, ये निकल के आया देखो, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है इसी को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज डीसी। तो इसका जो प्लेट एरिया होगा सबसे पहले, तो इसका प्लेट एरिया की वैल्यू ध्यान से देखो तो क्या एल डी एक्स हो जाएगी। तो अगर हम डीसी लिखेंगे तो डीसी की वैल्यू होगी, प्लेट एरिया हो गया एल डी एक्स इंटू के अपसाइलन नॉट अपॉन प्लेट सेपरेशन। तो प्लेट सेपरेशन इसका स्मॉल डी है। तो देखो ध्यान से क्या आएगा, डीसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा के नॉट एल अपसाइलन नॉट अपॉन डी, बाहर हो जाएगा, अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स आएगा। और हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे ये जो डीसी है ये पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में आएंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से एल। तो यहाँ से हमको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल रही है, 3/2 के नॉट एल स्क्वायर अपसाइलन नॉट अपॉन डी। यही आ रहा है ना सभी का? यस सर। यस सर। ठीक है। और सेम सिचुएशन अगर हम लोग वैसे ले लें, मतलब के का जो वेरिएशन है उसका डायरेक्शन चेंज कर दें अगर, सपोज इस तरह का है, प्लेट एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है, और इस बार जो के है वो इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। अगेन फंक्शन वही ले लो, के नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन डी कर दो इसको। तो इसके लिए निकालो क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये वाला फिगर मैंने 3D फिगर नहीं बनाया, 2D में ही है, ठीक है ना। बट जो के का वेरिएशन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेट्स के डायरेक्शन में है। इस केस में हम लोग जो कट लगाएंगे वो ऐसा लगेगा, पैरेलल टू प्लेट्स कह लो एक तरह से, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का। तो ये जो निकल के आएगा ये इस बार dc होगा। अब अगर तुम इस dc के बारे में विजुअलाइज करोगे तो इस dc का जो प्लेट एरिया होगा वो a रहेगा, रहेगा ना, प्लेट एरिया इसका चेंज नहीं होगा। हाँ, इसके जो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो dx हो जाएगा इस बार। तो जब हम dc की वैल्यू लिखेंगे तो ये बनेगा a अपसाइलन नॉट k और अपॉन dx आएगा। k की वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा k नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन डी, ठीक है।
और ये सारे के सारे जो डीसी डीसी होंगे ये सारे के सारे सीरीज में आएंगे। तो यहाँ से 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन डी सी, और सीरीज में होंगे तो 1 अपॉन डी सी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन डी और 0 से लेके डी तक। तो देखो ये कितना बनता है, तो ये आ रहा होगा ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट अपॉन ln2। ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट अपॉन यस ln2 सर, कर लिया था। यस सर। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक की थोड़ी सी और एप्लीकेशन है, तो चलो वो फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।